स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं हूं राम कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मैथ्स क्रांति। आज के इस क्लास के अंदर दोस्तों हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं और ऐसी द्विघात समीकरण जिनके हल जो हैं वो सम्मिश्र संख्याएं आती हों। तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आप वास्तविक संख्याओं के बारे में तो जानते ही हो कि ऐसी सारी संख्याएं जो एक नंबर लाइन पे अपने अगर शो करना चाहें, है ना, तो अगर मैं ये रियल नंबर लूं और यहाँ पे हम शो संख्याएं करते थे 0, +1, +2, +3, है ना, -1, -2, -3, इस प्रकार की डेसिमल वाली सारी, जैसे यहाँ पे 1.1, 1.2, इन सारी संख्याओं को आप वास्तविक संख्या रेखा के अंदर पढ़ चुके हो, है ना। वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये आप पहले से जानते हो। लेकिन दोस्तों वास्तविक संख्याओं के अलावा भी कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि काल्पनिक संख्याओं के नाम से जानी जाती हैं। अब काल्पनिक संख्याएं कैसी, ये आपको याद आएगा जब हम द्विघात समीकरण को हल करते थे उस समय क्या होता था। जब हम x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac का फॉर्मूला लगाते थे, अगर आपको याद है तो, जैसे हम कोई द्विघात समीकरण हमें दे रखी होती थी, या आप यूं डायरेक्ट ही समझ लो जैसे अंडर रूट हम सॉल्व करते हैं, है ना, कोई भी अंडर रूट कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर जैसे कोई नेगेटिव नंबर हमारे पास आ जाता है, नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम कह देते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। तो बस हम यहाँ इसी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करने वाले हैं। ऐसी संख्याएं जो है ये संख्याएं कहलाती है काल्पनिक संख्याएं। और इस √-1 का मान यहाँ पे होता है i, और इसको हम जानते हैं आयोटा के नाम से, आयोटा, है ना। अगर मैं वास्तविक संख्याओं को a और b से शो करूं तो वास्तविक संख्याएं ये आपकी काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या ना, ये काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं को मैं अगर a और b से शो करूं, मान लो कि a मेरी ये आपकी वास्तविक संख्या है, b भी मेरी वास्तविक संख्या है, अगर मैं इसके साथ आयोटा साथ में लगा दूं, है ना, तो ये जो संख्या हमारे पास बनती है और ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, जहां क्या होता है, जहां a और b तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, और ये जो आयोटा होता है ये आपका काल्पनिक होता है। आयोटा जो है वो क्या है, काल्पनिक। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों ऐड होकर के एक साथ हमारे साथ सामने आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर दोस्तों हम इसी प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, इनके कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, कैसे इनको ट्रीट किया जाता है, ये सारी बात हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इस काल्पनिक संख्याओं के अपने और एग्जाम्पल लें तो जैसे कई बार अगर 7 आपके पास आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई √-1, तो इसको मैं लिख सकता हूं √7 और आयोटा, है ना। और सम्मिश्र संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल ले तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 2 प्लस आप यहाँ लिख दो जैसे 3 आयोटा, ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये हमारी एक सम्मिश्र संख्या बन गई। और सम्मिश्र संख्या लिखो तो आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ये सारी क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है ना,
ये बात अब तक आप समझ गए। हम अब इनके कुछ जो गुण धर्म है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गुण धर्मों में बात करें तो मैं यहां लिख लूं गुण धर्म। अब सबसे पहला गुणधर्म होता है संवृत्त गुणधर्म। संवृत्त गुणधर्म या जिसको अपने अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी दोस्तों होती क्या है कि जैसे हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करें कि हम कोई अगर दो नंबर लें, है ना, ये जो गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम ये योग संक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं, योग संक्रिया के लिए। ऐसे गुणन संक्रिया के लिए भी आएंगे, है ना। अब समवर्त गुणधर्म मुझे यानी कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने से पहले मैं आपको नेचुरल नंबर के बारे में बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से इन्फिनिट तक चलते हैं। अब मैं इन नेचुरल नंबर में से कोई भी दो नंबर लूं, जैसे 2 ले लिया, 5 ले लिया, इन दोनों का अगर योग संक्रिया में चेक कर रहा हूं तो इन दोनों का योग करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 7। और ये 7 मेरे को इस नेचुरल नंबर में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद मिलेगा। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर जो है वो योग संक्रिया के लिए क्लोज्ड है, यानी कि नेचुरल नंबर योग संक्रिया के संवर्त गुणधर्म का पालन करता है। ये बात हमने बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ी थी, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी पे आधारित हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके यहाँ पे प्रूफ दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो इन गुणधर्म के अंदर हम उसको बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो कोई ये Z1 और Z2 यहाँ पे दो सम्मिश्र संख्याएं ले ली। अगर मैं इनका योग कराऊं तो जो मेरे को Z1 प्लस Z2 का मुझे जो योग मिलेगा वो भी क्या होगा, Z1 और Z2 का जो योग है वो भी क्या मिलेगी, एक सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी, सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का योग संवर्त गुणधर्म का पालन करता है। बहुत सिंपल सा है लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए। अब संवर्त गुणधर्म के बाद आता है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म यानी कि ऑर्डर चेंज गुणधर्म, आप जानते हो इसको, है ना। तो इसका मतलब क्या है, Z1 प्लस Z2 का जो योग आएगा वो Z2 प्लस Z1 के इक्वल आएगा। जैसे नॉर्मल हम जानते हैं कि 2 प्लस 3 का योग अगर 5 आता है तो हम जानते हैं कि 3 प्लस 2 का योग भी 5 आएगा। तो इसी प्रकार से सम्मिश्र संख्याओं को आप Z1 और Z2 को जोड़ोगे या Z2 में Z1 को जोड़ोगे तो दोनों क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इसकी आती है योगात्मक तत्समक, कह सकते हो आप, योग तत्समक, योग तत्समक। अब योग तत्समक होता क्या है, अगर नेचुरल नंबर के लिए मैं बात करूं तो जैसे मेरे पास अगर यहाँ कोई संख्या है 2, अब मैं इसमें क्या ऐड कराऊं कि मुझे वापस वही संख्या मिल जाए। तो आप जानते हो नेचुरल नंबर के अंदर ऑब्वियसली वो संख्या क्या होगी, 0। तो ये जो 0 होता है वो योग का तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है, योग का योगात्मक तत्समक। तो बिल्कुल जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर भी ऐसा ही होने वाला है कि हम कोई Z ले, उसके अंदर अगर 0 यहाँ पे क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर योग कराऊं तो मुझे वापस वही Z मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि योगात्मक तत्समक क्या होता है, वो 0 ही होता है। 0 प्लस 0 आयोटा के रूप में, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, ये दोस्तों आपको बिल्कुल ही मतलब जो मैं बता रहा हूं वो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये चीजें तो हमें पता है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना।
हमें ऑब्वियसली ये जो नेचुरल नंबर है, दूसरे जो सारे रियल नंबर है, उन पे ये सारी कैलकुलेशन हमें आती है, इसलिए ये हमें आसान लग रहा है। लेकिन फिर भी हमें इनको लिखने का पैटर्न, किस प्रकार से इसको दिखाना है लिख करके, ये चीजें हमें सीखनी है, और इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख करके आपको बता रहा हूँ, है ना। अब मुझे योगात्मक प्रतिलोम दिखाना है, तो योगात्मक प्रतिलोम के लिए अपने नेचुरल नंबर में क्या करते हैं कि मैं कोई भी दो संख्याएं लूं, मेरे पास दो बॉक्स है, इन दो बॉक्स के अंदर मैं कोई भी दो संख्याएं लूं और इनका योग कराऊं, तो मेरे पास योगात्मक तत्समक आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2, तो यहाँ मैं कौन सी संख्या लूं, जैसे -2 लेनी पड़ेगी, तभी तो 0 आएगा। इसका मतलब इस 2 का प्रतिलोम क्या है, 2 का प्रतिलोम -2 है। ये तो हम वास्तविक संख्याओं के लिए करते हैं, ऐसा ही काम यहाँ भी करना है। जब योगात्मक तत्समक आपको निकालना है, तो z का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो क्या आएगा, -z आएगा। इन दोनों का हम योग करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 तत्समक हमें मिल जाएगा। ये सारी बातें हमने सीखी योग संक्रिया के लिए। ऐसा ही अब हम इसके बराबर ये आपको गुणन संक्रिया के लिए बता देते हैं। तो मैंने यहाँ गुणन संक्रिया के लिए गुणधर्म, पहला गुणधर्म ले लिया है संवर्त गुणधर्म। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई Z1 है और दूसरा Z2 है, इन दोनों का आपस में अगर मैं गुणा करवाऊं तो मुझे जो Z1 Z2 का मल्टीप्लाई मिलेगा वो भी हमेशा एक समिश्र संख्या ही होती है। क्या होती है, समिश्र संख्या ही आती है। मतलब दो समिश्र संख्याओं का जो गुणा है वो संवर्त गुणधर्म का पालन करता है। अगर दो समिश्र संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक समिश्र संख्या ही मिलेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कर्म विनिमय गुणधर्म की। कर्म विनिमय, इसमें क्या है, Z1 का मल्टीप्लाई अगर Z2 से करवाएंगे तो वो Z2 के मल्टीप्लाई Z1 के इक्वल आएगा। या आप इसको क्रॉस नहीं लगा के लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, Z1 Z2 बराबर Z2 Z1, यानी कि ये कर्म विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी अपने निकालें गुणन तत्समक। गुणन तत्समक, गुणन तत्समक का मतलब वही है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे गुणा कराएं कि वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। इसका मतलब z को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें z ही मिलेगा। यहाँ पे गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आपका 1 आएगा, ठीक है। और इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। ये आपका गुणन तत्समक हो गया समिश्र संख्याओं के लिए। और फोर्थ इसमें बात करें गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, तो जाहिर सी बात है कि हम कोई दो संख्याएं ले, समिश्र संख्याएं, जैसे Z1 से मैं किसका यहाँ पे गुणा करवाऊं कि मुझे यहाँ पे गुणन तत्समक मिल जाए, 1 मिल जाए। तो गुणन तत्समक हमें यहाँ पे मिलेगा 1/Z1, या इसको हम लिख सकते हैं Z1 की इनवर्स इक्वल टू 1। तो यहाँ जो Z1 की इनवर्स है वो Z1 के प्रतिलोम को शो करता है। अब ये Z1 इनवर्स या प्रतिलोम हम निकालते कैसे हैं, है ना। तो 1/Z1 या Z जो है वो कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पे मान लूं कि Z अगर मेरा जो है वो A + B आयोटा है, तो मुझे निकालना है 1/Z मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले इसको लिखूंगा 1/Z के फॉर्मेट में, 1/Z के रूप में इसको लिखूंगा। ये आ जाएगा A + आयोटा B या B आयोटा, आप कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि A + B आयोटा दे रखा है तो A - B आयोटा से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
तो ये इस प्रकार से आ गया। अब नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो आपका a माइनस बी आयोटा रहेगा, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई। और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी आयोटा, सॉरी ऊपर तो a ही है, नीचे आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और b स्क्वायर। इतना आप लोग समझ गए। अब ये जो आप यहाँ देख रहे हो आयोटा की स्क्वायर, इस आयोटा की स्क्वायर का मान होता है -1। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बार इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप इसको याद रख लें। a स्क्वायर माइनस -1 और b स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस आयोटा b का बटा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने आयोटा की जो स्क्वायर है उसका मान -1 लिया, उस वजह से नीचे क्या है प्लस आ गया है। तो ये आपका z इनवर्स इस प्रकार से निकलता है। अब यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे यूज किया आयोटा की स्क्वायर को, उसको मैं इधर आपको डिटेल से बताता हूँ। आयोटा की घात, ये भी बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। आयोटा की घात, तो सबसे पहले अगर आयोटा दिया है तो आयोटा तो हम जानते हैं आयोटा का मतलब आयोटा ही होता है, और इसका अगर वैसे हम वैल्यू देखें तो -1 होती है, ठीक है। और अगर आयोटा स्क्वायर आ जाए, आयोटा स्क्वायर आ जाए, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 की स्क्वायर रूट, है ना। ये स्क्वायर हो जाएगी ना ऐसे ऊपर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होके ये -1 देगा। इसका मान कितना है, -1। इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे z इनवर्स निकालते समय आयोटा स्क्वायर का मान -1 रखा था और नीचे वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया था। अब आयोटा की पावर अगर 3 दे रखी हो, इसका मतलब क्या है, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 2। तो ये आपका आयोटा और -1 और ये आपका माइनस आयोटा बन जाता है। आयोटा की पावर 4 हो तो आयोटा की स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा की स्क्वायर, यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू +1। तो अब आप समझ गए होंगे कि आयोटा का मान तो -1 है, माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर का मतलब आयोटा का मान तो है √-1 और आयोटा स्क्वायर का मान है -1। आयोटा की पावर 3 का मतलब है माइनस आयोटा, आयोटा की 4 का पावर है +1। अब इसको अगर आपके पास आयोटा की बहुत बड़ी पावर दे रखी हो, है ना, जैसे मैं यहाँ कह दूं कि आयोटा की पावर मान लो आपको दे दूं 100, तो इसका मान क्या आएगा। अब इसको हम डायरेक्ट एक एक करके तो निकाल नहीं सकते, डायरेक्ट हम किसी सूत्र या फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या याद रख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4k, जहाँ पे k क्या कोई भी इंटीजर है ना, तो उसका जो मान होता है उसका मान आता है 1। तो आप जैसे आयोटा की पावर 100 है उसको लिख सकते हो 4 × 25। तो ये 4 आयोटा की पावर, जो आयोटा की पावर 4k की टाइप का हो गया ना, ये आयोटा की पावर 4k की टाइप होगी, जहाँ पे k क्या है 25, इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि आयोटा की पावर 100 का मतलब हो गया 1। इसी प्रकार से अगर आयोटा की पावर 4k + 1 हो, तो इसका मतलब आयोटा की पावर जो 4 है उसका मान तो हम जानते हैं कि 1 होगा, और +1 हो रहा है, इसका मतलब ये हमें आयोटा देगा। और आयोटा की पावर 4k + 2 हो तो इसका रिजल्ट -1 आता है। ऐसे ही आयोटा की पावर 4k + 3 हो तो इसका रिजल्ट जो है वो आपको देगा माइनस का आयोटा। तो ये आप लोग अब समझ गए होंगे। इसको आप अगर आयोटा की बहुत बड़ी पावर दे रखी है तो इसको इसकी सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। सम्मिश्र
संख्या का संयुग्मी और तथा मापांक। यहाँ पे जो वर्ड आया है संयुग्मी, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंजुगेट। कंजुगेट और मापांक वो तो आप जानते हो, मोड बोलते हैं इसको, ठीक है। और मापांक का साइन ऐसे होता है। ये बात आप समझते होंगे कि मापांक के अंदर आप कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर डालो तो वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही देता है। तो ये मापांक का साइन हो गया और ये इसको अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, ठीक है। तो समिश्र संख्या का संयुग्मी ये क्या चीज होती है? जैसे हम जानते हैं कि हमने कोई एक समिश्र संख्या ली, मैंने लिख दिया 2 + 3 आयोटा, ये मेरे पास कोई एक समिश्र संख्या है। अब मुझे इस समिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी निकालना है तो पहली बात तो जो आपको z दे रखा है उसको संयुग्मी लिखने का तरीका z के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, वो शो करता है कि इस z का ये संयुग्मी है। और इसका अर्थ क्या होता है? अगर 2 + 3 आयोटा दे रखा है तो उसका संयुग्मी होता है 2 - 3 आयोटा। बस दोनों में निशान का डिफरेंस होता है, दोनों में निशान, अगर ऊपर वाले निशान प्लस है तो यहाँ निशान क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे संयुग्मी के बारे में। अगर मैंने कोई और यहाँ पे संयुग्मी यानी कि समिश्र संख्या ली, जैसे 4 - 2 आयोटा लिया, z मेरे पास है ये कोई, अब इसका संयुग्मी निकालूं तो क्या मिलेगा? 4 + 2 आयोटा, ये इसका संयुग्मी हो गया। बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मापांक की। तो अगर मुझे z कोई यहाँ पे समिश्र संख्या दे रखी है a + आयोटा b, अगर मुझे इसका मापांक निकालना है मोड ऑफ z, तो वो कैसे होता है? वो होता है √a² + b² का ये ऊपर ऐसे मॉड्यूलस साइन लग जाता है। मतलब a और a² और b² यानी कि वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग होता है आपका माप। यहाँ पे जो अंडर के इधर मैंने मोड लगाया, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर जो होता है वो हमेशा रिजल्ट कैसा देता है? वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही देता है। तो मापांक का भी यही काम है कि वो रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि z का जो मॉड्यूलस है वो होता है √a² + b²। अब हम देखते हैं कि किसी भी समिश्र संख्या के जो प्रतिलोम ज्ञात करते समय जो हमने ऊपर लेसन निकाला था, प्रतिलोम निकालते समय ये जो z इनवर्स निकाला था, यहाँ आप देख पा रहे हो इसको, ये जो हमने ऊपर निकाला था z इनवर्स a - आयोटा b अपॉन a² + b², या इसको और अगर खोल के लिखें तो a अपॉन a² + b² माइनस आयोटा b अपॉन a² + b²। इसके साथ इसका क्या रिलेशन है ना? तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन। तो हमने z के इनवर्स निकालने में देखा कि 1/z का मान हमारे पास क्या आया? a - आयोटा b अपॉन a² + b² आया, है ना। इस a² + b² के ऊपर अगर मैं अंडर लगा करके और इसके ऊपर ऐसे होल स्क्वायर कर दूं, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्क्वायर अंडर से कैंसिल होकर के a² + b² ही बच जाएगा। और अगर z मेरा यहाँ पे a + आयोटा, यानी कि z मेरा यहाँ पे क्या था? a + आयोटा b था। z मेरा क्या था? a + आयोटा b। तो ये जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ a - आयोटा b, ये मेरा क्या है? ये संयुग्मी हुआ। जब z a + आयोटा b है तो इसका संयुग्मी क्या होगा? a - आयोटा b। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर हम ये जो आपके पास a - आयोटा b लिखा हुआ है, इसको मैं z का संयुग्मी लिख सकता हूँ, z बार। और नीचे ये क्या है हमारा? ये आ गया हमारा मोड ऑफ z का होल स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट a² + b² ये क्या है आपका? ये मोड ऑफ z ही है।
तो ये इस रिलेशन से मैंने यहाँ देखा कि ये 1/z इक्वल टू z बार अपॉन मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि z और z बार जो है वो मोड ऑफ z की होल स्क्वायर के इक्वल आते हैं। तो ये इन तीनों में आपस में रिलेशन हो गया, यानी कि किसी भी संख्या जो समिश्र संख्या है उसके साथ उसके संयुग्मी का अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो वो मापांक के होल स्क्वायर के इक्वल आता है। अब आप ये बात समझ गए होंगे, ये रिलेशन आप इसको याद भी रख सकते हो। तो अब यहाँ हम दोस्तों अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ दे रखा है 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम जानते हैं कि ये क्या बनने वाला है 5 इंटू 3/5 और आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा की स्क्वायर होने वाला है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 से तो आपका 5 कैंसिल हो जाएगा और आयोटा की स्क्वायर जो है वो आपको क्या रिजल्ट देगा, ये -3 और आयोटा माइनस आयोटा की जो स्क्वायर होती है वो क्या होता है -1 होता है। तो इसका रिजल्ट हमें मिल गया 3। अब ये तो 3 हमें क्या मिला, वास्तविक संख्या मिली। इसका मतलब हमारा काल्पनिक भाग तो यहाँ पे गायब भी हो गया। इसका मतलब हमारा जो काल्पनिक पार्ट है वो कितना है 0। तो ये हमारा a+b फॉर्मेट में यानी कि समिश्र संख्या होगी। समझ गए, ये हमारा हुआ आंसर। या इसको 0 आयोटा भी आप लिख सकते हो, आयोटा 0 की बजाय आप 0 आयोटा लिखो तो ठीक रहेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप अपने आप कर लेना, मैं इसका थर्ड बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आयोटा की पावर माइनस का 39 दे रखा है। तो अब देखो 39 को आप 4 के टाइप में लिखना चाहो, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से डिवाइड करूँ सॉरी 39 को, तो ये कितने पे जाएगा। तो आयोटा की पावर माइनस जो 39 है उसको मैं लिख सकता हूँ 4 में 36 और माइनस का 3 और आ जाएगा ना आपके पास, यहाँ पे माइनस का 3 और आ गया है ना। इसको ऐसे करने के बजाय हम क्या करते हैं, पावर नेगेटिव दे रखी है ना, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको पहले बटे में ले जाते हैं। आयोटा की पावर 39 ये ऐसे हो गया है ना। अब इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। आयोटा की पावर आपकी आ जाएगी 4 इंटू 9 यानी कि 36 और +3। तो ये आपका आयोटा की पावर 4k + 3 टाइप का हो गया। इसका मान 1 होता है और आयोटा की पावर 3 क्या होती है, माइनस आयोटा होता है। इसका मतलब ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये आपको माइनस आयोटा रिजल्ट देगा। समझ गए। तो अभी ये हमारे पास आ चुका है 1/- आयोटा। अब इसका रेशनलाइज अगर आप करोगे, आयोटा आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो ये आपको मिल जाएगा, नीचे ऊपर तो आपका आयोटा आ गया, नीचे माइनस आयोटा की स्क्वायर आ गई। अब माइनस आयोटा जो है वो क्या होता है, माइनस का 1। तो ये कुल मिला के आपको माइनस माइनस कैंसिल होके ये आपको आयोटा ही बचा। क्या बचा, आयोटा। इसका मतलब रियल पार्ट तो इसका 0 है और आयोटा वाला पार्ट क्या है, 1 है। 1 यहाँ लिखो या ना लिखो, ये आपका आंसर आ गया। ए का मान तो 0 है और बी का मान यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 ही ले लेता हूँ। ये तीनों आप अपने आप करके देखना, हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करके इनको सही से लिख लेता हूँ। जैसे 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस ये प्लस का 4/3 और माइनस का आयोटा। अब मैं क्या करता हूँ, जो बिना आयोटा वाले हैं वास्तविक संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले लेता हूँ और
प्लस 4/3 और आयोटा वाली में से आयोटा को कॉमन लेकर के ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1। अब इनका मैं अलग अलग क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। पहले का एलसीएम 3 आया तो ये 1 प्लस 12 प्लस 4 और प्लस आयोटा, और इनका एलसीएम भी 3 ही आया तो ये 7 प्लस 1 माइनस 3 और ये आपका हो गया 17/3 प्लस आयोटा, ये हो गया आपका 8 में से 3 गए तो 5/3, ठीक है। और ये आपका a प्लस बी फॉर्मेट में हो गया। तो इस प्रकार से आपको करने हैं इसको, और चाहे आप लिखना चाहो तो 1/3 को बाहर कॉमन ले सकते हो, 17 प्लस आयोटा 5, ऐसे भी आप आंसर दे के आ सकते हो। बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा सा इनको हल करने का तरीका सीखना है, वो आप सीख गए तो इसका मतलब सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूँ, ठीक है। 10 में माइनस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है और 9 तो इसके जैसे ही हो जाएगा। मैं आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ले लेता हूँ और 8 और 9 आप खुद से करके देखना। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो माइनस का 2 माइनस 1/3 आयोटा की पावर 3 दे रखी है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले माइनस 1 की पावर 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 2 प्लस 1/3 आयोटा की पावर 3, ये इस प्रकार से हो गया। -1 की पावर 3 यानी कि एक तरह से मेरा माइनस ही आ गया है ना, बाहर माइनस बाहर रह गया, एक बार पड़ा है ये ब्रैकेट के बाहर, और अंदर वाले को मैं अब सॉल्व कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि a प्लस बी की होल पावर 3 हो तो हम कैसे लिखते हैं, a की क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर और प्लस b की पावर 3। यह फार्मूला आपको दोस्तों याद होगा, अगर याद नहीं है तो इसको आप याद कर लें, इस सवाल के अंदर ये हम यूज करेंगे। अब माइनस मैंने बाहर लगा रखा है। अब 2 की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर का मतलब 2 की स्क्वायर और b का मतलब है 1/3 आयोटा और प्लस 3 a का मतलब है 2 और b की स्क्वायर का मतलब 1/3 आयोटा की होल स्क्वायर और फिर 1/3 आयोटा की होल क्यूब। ये मैंने लिख दिया। माइनस मेरा बाहर पड़ा है, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 और 2 की पावर 4 को 3 से गुणा करेंगे, ये 3 से 3 तो कैंसिल ही हो रहा है, इसको हम कैंसिल ही कर देते हैं। ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 आयोटा। इधर हम देखें तो ये हमारा बन गया 6 और 3 का स्क्वायर किया तो 9 और आयोटा का स्क्वायर और 1/3 की क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1/27 और आयोटा की क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और माइनस मेरा अभी बाहर चल ही रहा है, माइनस ये 8 लिख दिया, 4 आयोटा लिख दिया और ये आपका, चलो अभी इसको 6/9 ही पड़ा रहने दो। आयोटा की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस का 1 और ये 1/27। आयोटा की क्यूब का मतलब क्या है, माइनस का आयोटा। तो अब ये जो बिना आयोटा वाले मैंने इसको एक तरफ ले लिया, 8 और माइनस का 6/9 और आयोटा वालों में से आयोटा कॉमन लिया तो ये मिला 4 और माइनस का 1/27। अब इनका मैं एलसीएम लूँ तो ये मुझे मिल जाएगा अगर मैं 9 ही लेता हूँ तो 9 8 72 माइनस 6 और आयोटा इधर 27 लूँ तो 27 को 4 से गुणा कर लो, 7 चौके 28, 2 ऐसा 10, 108 आ गया और माइनस में 1।
तो माइनस बाहर पड़ा है, ये आपका आ गया 72 में से 6 गए तो 66/9 और प्लस आयोटा 107/27, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये जो बार माइनस पड़ा है उसको आप इसके साथ अंदर करना चाहते हो गुणा तो कर दो, है ना, या इसको और कैंसिल करना चाहते हो तो 3 की टेबल से कैंसिल कर दो, ये 22 और ये नीचे आ गया 3, यानी कि -22/3 माइनस का आयोटा 107/27। ठीक है, बस ये आपका A+B फॉर्मेट में आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है वो क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 के अंदर आपको जो सम्मिश्र संख्या दी गई है उसका गुण प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो 11, 12, 13 में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा देता हूँ। 11 और 13 जो है वो खुद से आप करके देखना। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे सम्मिश्र संख्या कोई दे रखी है √5 + 3 आयोटा। मुझे निकालना है इसका प्रतिलोम, है ना, यानी कि Z इनवर्स मुझे पता करना है। तो Z इनवर्स निकालने के लिए आपको बताया है दोस्तों कि जैसे अगर 1/Z में लिखूं तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 + 3 आयोटा। अब इसका हम परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, √5 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा करेंगे तो ऊपर तो आपका √5 - 3 आयोटा और नीचे a² + b² की आइडेंटिटी लगेगी, तो √5 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर तो आपका √5 - 3 आयोटा और नीचे आपका बचा 5 - 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो वो √5 - 3 आयोटा और ये हो गया 5 + 9, क्योंकि आयोटा का मान कितना है, -1 होता है, इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। ये आ गया √5/14 - 3/14 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया, है ना। अगर आप इसको डायरेक्ट आप उससे निकालना चाहो तो, लेकिन ये तरीका ठीक है, आप जो हमने फॉर्मूला लगाया था ना उससे भी आप निकाल सकते हो। कि कैसे, कि 1/Z जो होता है वो Z बार अपॉन मापांक ऑफ Z के होल स्क्वायर के इक्वल आता है, इससे भी आप निकाल सकते हो। Z का हम संयुग्मी लेंगे तो क्या आएगा, 5 - √3, यही तो आएगा, है ना, और नीचे मापांक का होल स्क्वायर यानी कि √a² + b², है ना, 5 √ आपका 5 का स्क्वायर a² + b² होता है। तो a यहाँ पे कितना है, √5 का होल स्क्वायर और प्लस b² कितना है आपका, ये 3 की स्क्वायर, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर तो √ हटेगी, 5 - 3 आयोटा, तो ये आपका आ जाएगा 5 + 3 का स्क्वायर 9। तो वही आंसर हमें मिल जाएगा, √5/14 - 3 आयोटा/14। दोनों में से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मुझे तो ऊपर वाला तरीका जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है ना। आप भी इसको जिस मर्जी तरीके से चाहो निकाल सकते हो। ये रेशनलाइज करने वाला तरीका थोड़ा आसान है, आप इसमें कैलकुलेशन भले ही आपको थोड़ी लंबी लगती है लेकिन मेथड अच्छा है, आपकी इच्छा है किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें वही a+ आयोटा b के रूप में इसको व्यक्त करके दिखाना है। तो ऊपर आपका दे रखा है √3 + आयोटा √5 और √3 - आयोटा √5 और नीचे √3 + आयोटा
√2 आयोटा ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट में हटा दूं नीचे से तो ये माइनस का √3 और प्लस का आयोटा √2 इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसको मैं ऊपर वालों का अगर a प्लस बी है माइनस बी से यहाँ आइडेंटिटी यूज करूँ तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 आयोटा का होल स्क्वायर यही बनेगा ऊपर तो, और नीचे ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि √3 और प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर मेरे पास क्या बचा, 2 यानी कि जो √2 आयोटा मेरे पास 2 हो गए है ना, इन दोनों को मैं इकट्ठा ले लूँ एक साथ तो ये हो जाएंगे 2 आयोटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इस ऊपर वाले को और सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, और ये नीचे आया 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, माइनस का 1 ही होता है। 2 आयोटा ये आपका 3 प्लस 5 अपॉन 2 आयोटा, ये हो गया 8 अपॉन 2 आयोटा। अब ये 2 से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ये 4 बाई है ना, 4/√2 आया। तो इसको मैं अब क्या करता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। ये 4/√2 आयोटा है, इसको मैंने ऊपर नीचे आयोटा √2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ऊपर तो आपका आ गया 4√2 आयोटा, और नीचे आपका √2 से मल्टीप्लाई 2 बन गया, और ये आयोटा स्क्वायर हो गया। तो 2 की टेबल से ये फिर 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 2 पे कैंसिल हो गया, और आयोटा की जो स्क्वायर होती है वो -1 होता है। तो 2√2 आयोटा, और नीचे आपका आ गया -1 है ना, तो ये माइनस का 2√2 आयोटा ये आ गया। अब इसका वास्तविक जो वैल्यू है वो तो 0 है ना, 0 इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस 2√2 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया दोस्तों, आसान है बिल्कुल। बस हमें कैलकुलेशन में आयोटा का किस प्रकार से ध्यान रखना है इतना ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों।